Hi everyone, welcome to the Beta Classes, Learn, Fly and Explore, an online ground school for your every aviation-related queries and aviation-related studies. So I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. So today, friends, we are back here again in our next session in the most important questions for our aviation metrology series. Okay, so we are continuing in important and relevant questions which you can find in your DGC exam for aviation metrology, and we will be definitely trying here to cover each and every aspect of it. So let's start our session. Welcome guys. Let's move. Right, friends, so let's start. देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि if you are flying from a QNH 1009, okay, 1 minute, let me choose the pen. Okay. If you are flying on a QNH 1009 on a very cold day, okay, so cold day है, right, and you circle the top of a peak in Alps, okay. अब आपने सर्कल किया टॉप ऑफ द पीक ऑफ इन द एल्प्स, यू अल्टीमीटर विल रीड। सबसे पहले आप देखिए यू आर सर्कलिंग ओवर द एल्प्स, तो एल्प्स क्या है हमारे कोल्ड रीजन, सो वी आर मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, ओके। सो अकॉर्डिंग टू अल्टीमीटर एरर्स जो हमने पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड्स, हमें पता है कि हाई टू लो जो हम टेम्परेचर जाएगी ओवर अल्टीमीटर विल रीड हाई, ओके। So your altimeter will read higher than the elevation of the peak. वो क्या करेगा overread करेगा, it will be reading the higher than the elevation of the peak, जो आपका actual altitude होगा उससे वो higher बताएगा, right? So इसमें टर्म एक और यूज होती है कि high to low, don't be look out below, high to low look out below, because वहाँ पर आपको एक एरर आता है इन द दिस टाइप ऑफ एल्प्स, या फिर आप हाई रीजेस जब क्रॉस कर रहे थे ड्यू टू लो टेम्परेचर्स, उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, altimeter will be showing the higher elevation than your actual you are flying. For example, you are flying at 10,000 feet in your true altitude, but indicated will be 12,000 feet. So whenever you are crossing such high altitude passes or Alps mountains, it can be a very dangerous situation जहाँ पर आपका altimeter आपको overread कर रहा है और actual आपका जो true altitude that is very low, okay, जो comparatively low है, and you can encounter a ट्रेन वार्निंग आ सकती है आपको, और ट्रेन कोलिजन का इसमें खतरा रह सकता है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू वन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो हमारा आंसर ये रहा, सी हायर देन आवर एलिवेशन ऑफ पीक। व्हाट इज सब्सिडेंस, सब्सिडेंस इज हमने कहाँ पढ़ा था, सब्सिडेंस हमने पढ़ा था हाई में, इट इज अ पार्ट ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है डिसेंडिंग एंड diverging movement of the winds, okay. So it is vertical downdraft of the air, vertical downdraft होता है एयर, करेक्ट। इन्वर्जन लेयर में भी ये शो होता है, इन्वर्जन लेयर में भी हमारे शो होता है, इन्वर्जन्स हो गए हमारे, एट दैट टाइम वी फाइंड आवर सब्सिडेंस प्रोसेस। एंड आवर जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, कोल्ड एरिया में भी जो कोल्ड एयर मास हो गया, so at that where we find this subsidence process. Relative humidity increases in, relative humidity किस में increase होगी, relative humidity will increase in colder air, okay, ये इसका आंसर है फ्रेंड्स, it will be increasing in, it will be increasing in colder air, it will be increasing in colder air at a constant add to the warmer air, okay. 1 minute friends. Right friends, so there was some confusion क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों टर्म्स में हमारे कोल्ड एयर लिखा था, बट इट इज द कोल्ड एयर एट कांस्टेंट वेपर प्रेशर, ओके, इट इज अ कांस्टेंट वेपर प्रेशर। होता क्या है फ्रेंड्स, हमने देखा होगा ड्यू टू एडिबेटिक कूलिंग, जो हमारी राइजिंग एयर होती है, एट इज राइजेस एंड एट इज इट कूल्स डाउन, जैसे वो कूल्स डाउन होगी, सो इट मूव्स टुवर्ड्स रीचिंग टुवर्ड्स सैचुरेशन लेवल, जैसे ही वो कूल होती रहेगी एट द कांस्टेंट वेपर प्रेशर सेटिंग, बिकॉज आपने देखा होगा हमारा जो लेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आवर सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ओके, सैचुरेशन वेपर प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एंड कोल्ड एयर जो हमारी जो पहले वार्म एयर होती है, दैट बाय द प्रोसेसेस ऑफ एडिवेटिंग कूलिंग और लेफ्ट साइड जब फॉलो करती है, तो इट मूव्स टुवर्ड द सैचुरेशन लेवल, और एट इट मूव्स टुवर्ड्स क्लोजर टू द सैचुरेशन लेवल, वो क्या होगा, जो आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है कंटेंट जो कांस्टेंट वेपर प्रेशर पे, वो उसमें इंक्रीज हो जाएगा, राइट। moisture content increase होगा because air will be getting saturated whenever it is moving from warm to colder air region,
जब जब वो उसके जो प्रॉपर्टी है, जो वार्म एयर की प्रॉपर्टी रहती है, बाय द राइजिंग एयर, जो कन्वेक्टिव प्रोसेस होती है एंड एडियाबैटिक कूलिंग एंड लैप्स रेट जब फॉलो करता है, तो दैट एयर बिकम्स सैचुरेटेड, it cools down as it rises, and अब देखिए at that times our moisture content increases, water content decreases, so it is equivalent to our latent humidity that should be increasing in it. Okay, next है which of the following gives conditionally unstable condition। इसमें आप देखिए कि हमारी unstable condition किस में रहती है। तो सबसे पहले इसको पता करने के लिए फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा DLR कितना रहता है। DLR होता है हमारा this 1 degree Celsius per 100 meter, and SLR is our 0.5 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। ओके, सो जब हमारा फ्रेंड्स ये फिक्स वैल्यू होती है, दोनों दे आर फिक्स। ओके, ये फिक्स वैल्यू। हाँ, जब हम एवरेज लेते हैं इन्वायरमेंटल के साथ हम कंपेयर करते हैं, डेट वेरीज, इन्वायरमेंटल एब्सोल्यूट वेरीज। जो हमारा ELR होता है, ELR दिस इज और ELR की वैल्यू ये होती है, इट्स वेरीज। ओके, लेकिन जब आप देखिए कि ELR जब हमारा environmental lapse rate that is 0.65 is between DLR and SLR, तो that condition will be known as or conditionally unstable। okay, conditionally हम क्या बोलेंगे इसको, unstable condition बोलते हैं, right? So let's see next question। next question है हमारा, a mass of unsaturated air is forced to rise till just under the condensation level। okay, so if it then settle back to original position, तो उसमें temperature क्या होगा, will be greater than before, temperature is the same, temperature is less than the before, और depends upon the QFE फील्ड जो हमारा होता है एलिवेशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको हम क्लियरली समझ सकते हैं कि ए मास ऑफ अनसैचुरेटेड एयर, अनसैचुरेटेड एयर से हम क्या निकाल सकते हैं कि इट इज ए ड्राई एयर। ओके, और ड्राई एयर का मास मैं यहाँ पर राइज कर रहा हूँ, राइट। ड्राई एयर है आपकी, ड्राई अर्थ सरफेस हो गया। ओके, सरफेस से मैं ड्राई एयर का पार्सल, जो ड्राई एयर का एयर पार्सल है, इसको मैं राइज करता हूँ, राइट। बाय द प्रोसेस ऑफ एडिबेटिंग कूलिंग एंड लेफ्ट साइड जो भी फॉलो करेगा, एयर विल कूल्स। ओके, एयर कूलिंग हो जाएगी, एयर विल कूल्स। लेकिन क्या होता है, टिल जस्ट रीचिंग द कंडेंसेशन लेवल, देखिए जब ये राइज कर रहा है, टिल जस्ट रीचिंग द कंडेंसेशन लेवल तक रीच करते हैं, इट इफ इट देन सेटल्स बैक। अभी क्या हो गया, इट सेटल्स बैक। अभी ये क्या हो गया, यहाँ से सेटल्स बैक हो गया। ओके, सेटल्स बैक, सेटल्स बैक। तो इसने पूछा है देन इट्स ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से इसका टेम्परेचर क्या होगा। सो इट, देखिए अब कूल भी हुआ एंड इट जैसे ही ये वापस आया, जब ये सेटल बैक हो, तो ये क्या हो गया, वार्म भी हो गया। ओके, वार्मर हो गया, सब्सटेंस के थ्रू ये वार्मर हो गया। तो क्या हुआ इसमें, आप देखिए इट इज अ नल सिचुएशन। ये नल सिचुएशन होगी जहाँ हमारी न्यूट्रल रही सिचुएशन, बिकॉज इट cools when it rises and it settles back, it will get warm। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं, टेम्परेचर स्टे द सेम है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन देखते हैं हमारे important for our aviation meteorology friends। So friends, let's see more questions, और क्वेश्चन देखते हैं हमारे। So let me choose the pen। okay, right। So what height is the tropopause and at what temperature, right? So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए tropopause के बारे में, आपको बता दूं कि troposphere is the lowest layer, and after that the boundary between our troposphere and next layer, that is stratosphere, is our tropopause, and all the weathers, जितने भी हमारी weather processes होते हैं, weather phenomena होते हैं, that is under our troposphere। okay, ये आप सबसे पहले समझ लिया। अब इसकी हाइट समझते हैं। सो एट इक्वेटर आप समझेंगे, एट इक्वेटर ड्यू टू कन्वेक्टिव प्रोसेसेस एंड हाई टेम्परेचर, हाई सरफेस टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है, एयर राइजेस। ओके, एयर राइजेस करती है। सो यहाँ पर ट्रोपोपॉज लेवल इज मच हायर, सो दैट इज टू 16 to 18 किलोमीटर। ओके, 16 to 18 किलोमीटर रहता है। एंड टिल रीचिंग द ट्रोपोपॉज, आप देखिए ट्रोपोस्फेयर फॉलोज द lapse rate, so it is a lapse rate in troposphere, and through this lapse rate we have adiabatic cooling of air। सो यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ तक रीच कर लेता है, -75 डिग्री सेल्सियस तक हमारा रीच कर लेता है, राइट। एंड एट पोल्स देखिएगा आप, एट पोल्स हमारा कितना रहता है, 8 to 10 किलोमीटर हमारा रहता है एट द ट्रोपोपॉज हाइट एट द पोल्स। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट द सरफेस, सरफेस टेम्परेचर इज कूलर, राइट। सरफेस टेम्परेचर इज कूलर एट द
पोल्स एंड स्टार्टिंग में आप देखिए, स्टार्टिंग में हमारा जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज कोल्डर एट आवर पोलर रीजन्स एज कम्पेयर टू इक्वेटर, ये तो हमारा क्लियरली दिखता है, पोलर रीजन्स आर कूलर। बट एज वी राइजेस, अब देखिए आप क्या होगा, जैसे हम राइज करेंगे, एडिबेटिक कूलिंग होती रहेगी, तो till reaching the tropopause 8 to 10 किलोमीटर हम यहाँ पर हम tropopause reach कर लेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कूलर एयर मास एंड कूलर इज हाई डेंसिटी होती है, सो डेट फॉलो सब्सिडेंस, जो सब्सिडाइज करती है, इट सेटल्स डाउन, इसकी वजह से यहाँ हाइट कम हो जाती है। सो आफ्टर रीचिंग ट्रोपोपॉज 8 to 10 किलोमीटर्स, यू नो ट्रोपोपॉज ऐसी लेयर होती है जहाँ पर ट्रोपोपॉज इज अ बाउंड्री जहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, एंड स्ट्रेटोस्फेयर वी हैव प्रेजेंस ऑफ ओजोन। सो एट देयर वी सी द आइसोथर्मल, मतलब जो हमारा टेम्परेचर लेफ्ट रेट फॉलो हो रहा था, दैट स्टॉप देयर, मतलब आइसोथर्मल लेयर स्टार्ट हो जाती है, एंड एज वी एंटर इन आवर स्ट्रेटोस्फेयर नेक्स्ट, तो टेम्परेचर स्टार्ट टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, यहाँ पर इन्वर्जन शो होता है, राइट, इन्वर्जन लेयर। सो इसकी वजह से पोल पे 8 to 10 किलोमीटर्स में हमारी जितना भी टेम्परेचर होगा, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस तक रीच कर जाता है, उसके बाद यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आता। वेदर आप देखिए इक्वेटर में हमारा टेम्परेचर रिड्यूस होते रहता है, दैट्स वाई इक्वेटर में आप देखिए आफ्टर दिस, आफ्टर द 8 to 10 किलोमीटर्स, 11 किलोमीटर्स के बाद वी हैव कूलर टेम्परेचर ओवर इक्वेटर एज कम्पेयर टू अवर पोलर साइड, पोलर रीजन्स के मुकाबले। तो इससे हम क्लियर देख सकते हैं कि एट इक्वेटर 18 किलोमीटर्स एंड टेम्परेचर इज आवर -76 डिग्री सेल्सियस, ये राउंड ऑफ करके -76 डिग्री सेल्सियस हमने लिया, राइट। Which of the following will give the greatest difference between temperature and dew point? तो ये क्लियरली आप अच्छे से समझ सकते हैं, if you have studied this, अगर आपने समझा है तो हमने देखा होगा कि ISF says that air is dry, okay, air is dry, तो dry air क्या है, dry is unsaturated air, unsaturated air, तो जो आपकी unsaturated air का जो टेम्परेचर होगा till to reach till dew point, आप देख सकते हैं to reach the dew point saturation, इसको अच्छे से लिखते हैं फ्रेंड, है ना, ताकि लिखना, to reach dew point, या हम और कह सकते हैं हमारा saturation लेवल तक रीच करने के लिए, जहाँ पर हमारा वाटर वेपर विल कंडेंस एंड इट विल चेंज इनटू आवर क्लाउड, वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस विल बी मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट डिफरेंस रहेगा व्हेन द एयर इज ड्राई अनसैचुरेटेड एंड वी नीड टू मेक इट, we need to saturate it and to reach it to the dew point level, okay, so dry air इसका right answer बन जाता है, right, dry air is the right answer for it, one minute friends, right. Okay, dry air, solar radiation heat the atmosphere, अब सोलर रेडिएशन का समझिए, सोलर रेडिएशन क्या है, सोलर रेडिएशन को हम क्या कह सकते हैं, और सोलर रेडिएशन को हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट वेव रेडिएशन, ओके, शॉर्ट वेव रेडिएशन, रेडिएशन emitted बाय सन, ओके, ये आपका सन है, आप उसको सन मानिए, ये जो आपकी रेडिएशन यहाँ से एमिट होगी एंड रीचेज द अर्थ, ओके, अर्थ सरफेस जो ये रीच करेगी, दैट विल बी नोन एज आवर शॉर्ट वेव, जिसको हम क्या करेगा, सोलर रेडिएशन, ओके। सो अब ये देखिए जो सोलर रेडिएशन है ये, इससे अब इसका प्रोसेस, ये सबसे पहले शॉर्ट वेव रेडिएशन आ गई। नेक्स्ट अब हमारे को क्वेश्चन पूछा है कि इसकी हीटिंग कैसे रहेगी, सोलर रेडिएशन हीट द एटमोस्फेयर, वो हीटिंग कैसी रहेगी, जो हमारा एटमोस्फेयर है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं कि एटमोस्फेयर हमारा हीट कैसे होगा, तो एटमोस्फेयर भी हीटिंग द सरफेस, सबसे पहले क्या होगा, ये अर्थ सरफेस को हीट करेगा, राइट, अर्थ सरफेस को ये हीट करेगा, अर्थ सरफेस विल बी हीटेड बाय दिस शॉर्ट वेव रेडिएशंस, बिकॉज एयर, जो एटमोसफेयर होता है, एटमोसफेयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को पुअर कंडक्टर होता है, बट देर इज अ ट्रांसफर ऑफ, देर इज अ ट्रांसफर ऑफ, वी इट कैन, इट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू इट, बट द कंडक्शन, जो कंडक्टर होता है ये हीट इलेक्ट्रिसिटी का, वो पुअर होता है, राइट, और एटमोसफेयर, राइट। सो जब हमारी अर्थ सरफेस हीट हो जाती है, अर्थ सरफेस गेट हीट ऑन, जो अर्थ सरफेस हीट होता है, इट रेडिएट बैक, क्या रेडिएट बैक करेगा, इट विल बी रेडिएटिंग बैक, क्या रेडिएट करेगा, ये समझिए आप, लॉन्ग वेव रेडिएशंस, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो अर्थ हीट हुई ना इन डे टाइम, आप मानिए डे टाइम में जो आपकी हीटिंग हुई अर्थ की, तो दैट हीट विल बी रेडिएटेड बैक, ओके, रेडिएटेड बैक होगी, तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं हीटिंग द सरफेस, पहले हमने सरफेस हीट किया, दिस देन हीट द एयर इन द एटमॉस्फेयर, ओके,
पहले सरफेस हीट होगा, फिर यहाँ से रेडिएट होगी एंड इट विल हीट द एटमोस्फेयर। So what affect how much water vapor the air can hold? Okay. तो अब इसमें देखिए, ये तो बेशक सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, ये, लेकिन जो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज आवर टेम्परेचर। हमने समझा होगा टेम्परेचर प्लेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कि हमारा वाटर वेपर कंटेंट कितना रहेगा, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेदर इट इज़ अ कोल्ड टेम्परेचर, इट इज़ वार्म टेम्परेचर, उसमें आप देखेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ एयर होल्डिंग द वाटर वेपर चेंजेस। वाटर वेपर जितना प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट जितना प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट इट विल वेरिएट आवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके। लेकिन अभी यहाँ पर जो बात हुई है फ्रेंड, जो अभी इस क्वेश्चन में बात हुई है वो ये पूछा गया है कि वाटर वेपर जो होल्ड करेगा एयर, वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, राइट? इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, बिकॉज क्यों होता है, ये वार्म है, ये आपकी कलर चेंज करते हैं थोड़ा ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो। वार्म एयर है, इसके आप ये समझिए, राइट? ये हमारी कोल्ड है, राइट? अब इसमें हमने क्या देखा है, यहाँ पर हमने ये देखा है वी हैव, ये हमारा एयर मास, वार्म एयर मास है, ये हमारा करेक्शन, ये हमारा कोल्ड एयर मास है एंड इट इज आवर वार्म एयर मास। यहाँ पर हमने क्या देखा है, पार्टिकल्स देखिए आप, पार्टिकल्स फार, ओके, क्लोजली पैक्ड, ओके, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, राइट? पार्टिकल्स हमारे क्लोजली पैक्ड है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर क्या देखेंगे आप, देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस, यहाँ पर स्पेस है, राइट? वी हैव अ स्पेस बिटवीन दिस। सो यहाँ पर जो हमारा स्पेस है, इस स्पेस की वजह से क्या होगा, द वार्मर एयर, जो वार्मर एयर है, वार्मर एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, मोर वाटर वेपर होल्ड करती है वार्मर एयर। और यहाँ पर जो कोल्ड एयर है, जिसको कोल्ड एयर होती है हमारी, तो उसकी वजह से क्या, क्लोजली पैक्ड है, सो लेस वाटर वेपर होल्ड कर पाएगी, राइट? बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एयर, तो यहाँ पर हमारे स्पेस होता है, तो वार्म एयर हैज कैपेसिटी टू होल्ड मच मोर वाटर वेपर कंटेंट इन इट। सो टेम्परेचर की वजह से ये देखिए आप कितना डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। जो हमारा टेम्परेचर होगा दैट विल डिपेंडिंग कि हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन होल्डिंग, वेदर इट इज अ कोल्ड एयर, वेदर इट इज अ वार्म एयर। ओके, नेक्स्ट हमारा है एरोड्रोम एट मीन सी लेवल है, QNH इज 1022, QFF इज व्हाट। अब QFF क्या होगा, अब देखिए जब मीन सी लेवल की बात होती है, तो मीन सी लेवल में आपने याद रखना है फ्रेंड्स कि QNH इज इक्वल्स टू आवर QFF, राइट? QNH किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, हमारे QFF के इक्वल होगा। सो एट दैट टाइम्स एरोड्रोम एट मीन सी लेवल QNH इज 1022, तो QFF कितना हो जाएगा, इट विल बी सेम एज QNH। ओके, ये QNH के ही इक्वल हो जाएगा, राइट? सो हियर QNH will be equal to QFF, that is our 1022। okay, so friends, ये थे हमारे आज के important questions in our विषय मेट्रोलॉजी सीरीज।